चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया, शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर रेल मंडल में चल रहा आधुनिकीकरण का काम, फिर 68 ट्रेनें रद्द। अफसरों ने निगम को बना डाला अंतर्राज्यीय भंडारा, 125 करोड़ तक बढ़ा दे रहे काम की लागत। लुटेरे सबद चौकी प्रभारी पर जानलेवा हमला, उल्टे पुलिस की शिकायत लेकर आईजी ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। कथित आईपीएस ने दी महिला एनजीओ संचालक को धमकी, सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फिर 68 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 6 से 16 अगस्त तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे द्वारा नागपुर रेल मंडल के कन्हान रेलवे स्टेशन के यार्ड आधुनिकीकरण और रीटा स्टील साइडिंग को जोड़ने, नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। त्योहारी सीजन होने के कारण यात्रियों ने पहले से यात्रा का प्लान किया था, पर ट्रेनों के रद्द होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि रेलवे प्रशासन द्वारा 4 महीने में 400 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी है। ट्रेनों को लगातार कैंसिल करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से भी बात की थी। वहीं मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था। बहुत लॉन्ग पेंडिंग था रीटा स्टील साइडिंग को कनेक्टिविटी देना। कोई भी साइडिंग जब बनता है, ट्रैक किनारे बनाया जाता है, अब उसको जो हमारा मेन लाइन है उससे कनेक्टिविटी देने के लिए हमको लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। उसमें लूप लाइनें डलती हैं, टेक ऑफ लाइन खींचा जाता है और इसलिए उस यार्ड में, पर्टिकुलर यार्ड में इंटरलॉक यानी कि उसको समझ लीजिए आप, बहुत सेफ तरीके से काम नहीं हो पाता है। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन से काम होता है और उसमें स्पीड लिमिट होती है 15 kmph का। तो जाहिर सी बात है कि आप एक लंबे पैच में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और कहीं पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन है तो कंजेशन की स्थिति पैदा होती है। कंजेशन की स्थिति पैदा होती है तो आपको अपना ट्रेन के रनिंग को बनाए रखने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की वजह से ये जो ट्रेनें अभी रद्द हुई हैं, और ये बहुत शॉर्ट टाइम है, ये एनआई मेरे ख्याल से 2 दिन का प्री एनआई है और 5 दिन का एनआई, इसके बाद वो ट्रेनें फिर रिज्यूम करेंगी। तो ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। ये विकास आधारित रेलवे का कार्य है। आखिरकार सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षा की घोषणा कर दी। सीबीएसई प्रेसिडेंट के अनुसार 12वीं में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट आए हुए विद्यार्थी की परीक्षा एक ही दिन 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वही विद्यार्थी ही परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट आने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। फिलहाल अब तक इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के समय सारिणी ही जारी की गई है, जबकि अभी परीक्षा केंद्र का भी चयन होना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि सभी 12वीं और 10वीं सीबीएसई परीक्षार्थियों के लिए एक ही परीक्षा केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। 12 का जो कंपार्टमेंट एग्जाम जिस बच्चों को मिला, जिस बच्चों को इम्प्रूवमेंट मिला है, उनका डेट आ गया। 12 का सारे बच्चों का एग्जाम एक ही दिन में होगा, वो 23 अगस्त को होगा। जो 10th के बच्चे हैं उनका एग्जाम 23 तारीख से लेकर 29 तक अलग अलग डेट में होगा। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट पाए हैं और जो बच्चे इम्प्रूवमेंट पाए हैं और जो ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, वही बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे हैं तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। इनका सेंटर अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हमको लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में एक सेंटर आ जाएगा। बिलासपुर में केवल एक सेंटर होगा जहाँ सारे स्कूल के कंपार्टमेंट बच्चे और इम्प्रूवमेंट बच्चे का एग्जाम होगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ धान उपज कराकर स्वावलंबी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। रूरल टेक्नोलॉजी विभाग के बच्चों ने धान से लगभग 5000 राखियां बनाई हैं। प्रदेश में धान की राखियों को शुभ माना जाता है
और इन राखियों की बेहद डिमांड है। विद्यालय के 30 विद्यार्थी इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। विभाग के अधिकारी व फैकल्टी मेंबर इस प्रोजेक्ट को करा रहे हैं। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल फॉर्म में इसका उपयोग होगा। इससे विद्यार्थी स्वावलंबी बनेंगे। डिग्री प्रदान करना जहां पर वो अपने आप को स्वावलंबी बना सके। स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान के तहत हमारे अलग अलग विभागों में बच्चे अलग अलग प्रकार के रोज नवीन प्रयोग कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों ने धान की बाली से राखी बनाने का एक उपक्रम चालू किया है। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि लगभग 5000 राखियां वो बच्चे बना चुके हैं। इन राखियों की डिमांड कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर बहुत ही ज़्यादा है। धान की राखी बांधना हमारी परंपरा और सनातन परंपरा के अनुरूप बहुत ही शुभ माना जाता है और इसलिए बच्चे अपनी पढ़ाई के बाद दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद इस काम में लग जाते हैं और सायंकाल 6, 7, 8 बजे तक वो इस काम को करते रहते हैं। हर साल त्योहारों पर वेतन अग्रिम की मांग करने वाले कर्मचारी महासंघ को इस बार निगम प्रशासन ने रक्षाबंधन से पहले पूरा वेतन देकर चुप करा दिया है। महासंघ को मौका ही नहीं दिया गया। यह पहला अवसर है जब नगर निगम प्रशासन ने बिना मांगे दैनिक और नियमित अधिकारी कर्मचारियों को मांग के पहले ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वेतन जारी कर दिया है। अभी वर्तमान में मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से किसी प्रकार का इनका वेतन पेंडिंग नहीं है। तो अगर कोई जानकारी होगी तो रक्षाबंधन का वेतन मिल गया है और उसके बावजूद भी किसी का भी वेतन अभी बाकी नहीं है। अफसरों ने नगर निगम को दिगर राज्यों के ठेकेदारों का भंडारा बना डाला है। मिलीभगत इस कदर है कि बिलों यानी कम दर पर काम देकर ठेकेदारों को एक्सेलेशन मतलब अतिरिक्त रकम का भुगतान किया जा रहा है। वहीं लेट लतीफी पर कार्रवाई करने के बजाय काम की लागत 125 करोड़ तक बता दी जा रही है। इससे जाहिर होता है कि बरसों से बड़े बड़े भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसर योजनाओं को धरातल पर नहीं आने देना चाहते। सीवरेज परियोजना इसका उदाहरण है। 2 साल में सड़कों को खोद पाइपलाइन डालने और प्रॉपर्टी चैम्बर को जोड़ने, वहीं दूसरी बाहरी कंपनी को आधा दर्जन ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए काम दिया गया था। 2008 से 2022 हो गया, परंतु 14 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो सका। वहीं 325 करोड़ की लागत से जिस काम को होना था उसकी लागत बढ़कर 425 करोड़ पहुंच गई। ऑडिटोरियम, डॉक्टर अब्दुल कलाम प्लेनेटेरियम समेत कई काम देकर 2 से 3 साल विलंब से पूरे हुए। सब में लागत बढ़ गई। वहीं कई योजनाएं सीवरेज परियोजना की तरह कई साल से घिसट रही। जनता हालाकान हुई और हो रही, पर इससे किसी को कोई मतलब नहीं। विकास और योजनाओं के नाम पर पानी की तरह पैसे बहा विकास के दावे किए जा रहे, पर हालात किसी से छिपी नहीं। सारे नगरवासियों ने देखा कि कैसे स्मार्ट सिटी के तमगे वाला शहर की सड़कें बारिश में नरवा में तब्दील रहीं, कैसे घरों में पानी घुसने से बर्तन पानी में तैरते नजर आए और राशन भी भीग गए। ये कैसा काम है जो लगातार विगत 14 वर्षों से चल रहा है, इसके विषय में बहुत बोल पाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि जिस दिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज का जो स्थिति है उसका लागत वो कई गुना हो गया है। इसके विषय में ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो लोग एमयू किए थे, जो लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें लागत बढ़ रही है, लेकिन जब इंजीनियर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाता है तो उसका 10% का मार्जिन रखते हैं कि अगर समय बेसमय काम नहीं हो पाता है तो उसको 10% तक के बढ़ाने का प्रावधान उसमें रहता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए स्वीकृति के लिए जब आता है तो उस समय गुण दोष के आधार पर उसको निरस्त भी किया जा सकता है, रोक भी दिया जा सकता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा।
जिसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया। नई व्यवस्था के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस की तरह डाक विभाग वोटर आईडी को घर तक पहुंचाने का काम करेगा। नए मतदाताओं को अब नाम जुड़वाने के दौरान अपना आधार नंबर के साथ साथ अपने निवास स्थान का पिन कोड भी भरना होगा, ताकि मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद निर्वाचन कार्यालय से जारी वोटर आईडी को डाक विभाग सीधे मतदाता के घर तक पहुंचा जा सके। फिलहाल अभी बीएलओ को ट्रेनिंग देने और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य तहसील कार्यालय में जारी है। अभी नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 अर्हता तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 अगस्त और 1 अक्टूबर की तिथि में जो पात्रता का निर्धारण होगा। और नए मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर के अलावा डाक का सही पता, जिसमें पिन कोड नंबर उसमें अनिवार्य रूप से देना होगा, ताकि उनका जो नाम जुड़ने के बाद में जो मतदाता परिचय पत्र जो बनता है वो डाक के माध्यम से उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौलाना शहंशाह आलम मिसबाही ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना काल के बाद उसकी देन कमेटी द्वारा बिलासपुर शहर में 7 दिवसीय जिक्रे शोहदा एक करबला की तकरीर का आयोजन किया गया है। इसमें वे तकरीर देने के लिए आए हैं। मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लोगों को इस बात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के नव वर्ष को
और गमी के इस महीने में किस तरह के नियम कायदे होते हैं इसकी जानकारी दी। वहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सियासत अलग है, इसे धर्म से ना जोड़े, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उसकी देन कमेटी के तत्वाधान में होने वाला प्रोग्राम जिक्र शोहदाए करबला है। इस ताल्लुक से पूरे बिलासपुर और सूबे छत्तीसगढ़ के लोगों को ये संदेश देना था कि मानव जाति का सम्मान किया जाए और गरीबों की मदद की जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति पर गौर की जाए और भी बहुत सारी बातें जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं। इस बैनर तले इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को संदेश देना है। मुहर्रम के बारे में मैंने पहले ही बताया कि मुहर्रम का ये मुबारक महीना, शुभ महीना, ये पूरी इंसानियत के लिए एक खूबसूरत मैसेज है कि कभी भी जुल्म के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाइए और कभी भी इंसानियत को अगर शर्मसार किया जा रहा है तो भी आवाज़ उठाइए। ये बुज़दिली है कि आदमी हक बात न बयान करे और यही मैसेज मैदान करबला से हमारे नबी के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया कि जब जब जुल्म बढ़ने लगे तो उसको दबाने के लिए तुम अपनी हमारी ज़िंदगी को सामने रखना। कि किस तरीके से मैंने कुर्बानी दिया, आतंकियों के खिलाफ मैंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, घर वालों को कुर्बान किया, मगर आतंकियों से हमने कभी समझौता नहीं किया। मस्तूरी के मल्हार चौकी प्रभारी पर कल रात लुटेरा समझकर मल्हार के युवाओं ने लाठी रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि उनके सिर पर 14 टाके लगे हैं। सवाल यह उठता है कि ग्रामीण चौकी प्रभारी को पहचानते कैसे नहीं? इसका मतलब चौकी प्रभारी क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते, ग्रामीणों से उनका संबंध नहीं है। इधर इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीण उल्टे हमलावर के पक्ष में आज आईजी कार्यालय में पहुंच प्रभारी व उनके साथ अवैध वसूली का आरोप लगा कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग आईजी के पास मिलने के आए हैं क्योंकि हमारे भैया ना 3 दिन से बहुत प्रताड़ित है। वहाँ थाना में रोक कर रखे हैं क्योंकि 3 तारीख का घटना है, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्यवाही नहीं किया गया है और वो 3 दिन से ऐसे बैठा है। अब पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय किया नहीं गया है। और वो बाज़ार से आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में 2 लड़के ने रोक कर उनके साथ एसआई साहब भी थे, शंकर गोस्वामी, वो लोग पता नहीं मिलकर क्या किया है, लेकिन वहीं पर ना मारपीट हुआ है और एसआई सर का सिर फट गया है। लेकिन हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे अपने भैया के साथ में, तो मेरे ही भैया को अंदर में कर दिया है, लेकिन पता नहीं उसको मारा कौन है। लेकिन ना मेरे भैया को अंदर में 3 दिन से रिमांड में रखा गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही किया नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि इसका जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए। नगर निगम प्रशासन ने आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर हर घर तिरंगा अभियान के लिए झंडे खरीदकर सभी जोन में भिजवा दिया है। शहर के नागरिक जोन कार्यालय से राष्ट्रीय ध्वज शुल्क के साथ खरीद सकते हैं। इसके लिए 25 रुपए प्रति झंडे का दर निर्धारित किया गया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के आम जनता को उन्होंने निवेदन किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में झंडा फहराएं। उसको देखते हुए नगर निगम बिलासपुर के द्वारा 8 जोन में सोमवार से झंडा उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया गया है और जोन से कोई भी आम शहरी वहां पर से तिरंगा झंडा खरीद कर ले जा सकता है। एक निश्चित साइज का झंडा जो है 25 रुपये में वहाँ पर मिलेगा। ये व्यवस्था नगर निगम के द्वारा किया गया है। शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आईबीएस हैदराबाद ने शहर के एक निजी होटल में नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां शहर के डीपी विप्र कॉलेज, सीएमडी कॉलेज, एसबीआर कॉलेज समेत शहर के अन्य कॉलेजों के प्रोफेसर शामिल हुए। प्रोफेसरों को टीचिंग फैक्टर के बारे में जानकारी दी गई ताकि वे अपने कॉलेजों में नई नीति के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके। आईबीएस के चीफ मैनेजर ने बताया कि देश के 9 राज्यों में उनकी ब्रांच है, वहीं देश में टॉप 10 के श्रेणी में उनका कॉलेज शामिल भी है। पिछले 5 सालों में आईबीएस ने 50 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट किया है, जबकि 1000 से ज्यादा कंपनियां बच्चों को हायरिंग कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एनआईआर ट्रैकिंग में भी आईबीएस कॉलेज को 27वां रैंक दिया गया है। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इक्फा बिजनेस स्कूल के ओर से। और तो यहाँ पे
हम मतलब टीचिंग फैटर्निटी को और जितने भी कॉलेजेस से फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं तो उनको हम ये प्रोग्राम फैसिलिटेट इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिसेस उनके क्लासरूम में कर सकें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो डिस्कस होती हैं और कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि जो हम IBS हैदराबाद में करते हैं तो वो हम उनके साथ शेयर करते हैं ताकि वो टीचिंग लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव हो क्लासरूम में। तो इसलिए ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये हर साल इस महीने में या इसके पहले महीने में हर साल होता है। तो ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। IBS भारत के टॉप 10 MBA कॉलेजेस में से एक है और इंडिया में 9 लोकेशन पे IBS अवेलेबल है। हैदराबाद के अलावा हम लोग मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, जयपुर और देहरादून में हैं। अगर आप देखेंगे कि जब भी टॉप MBA कॉलेज की बात होती है तो बच्चे लोग IBS को प्रेफर करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बाद में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NIRF रैंकिंग होती है उसमें भी हमको हमेशा 27th एंड अबव रैंक ही मिला है एंड वी आर ए प्रेस्टिजियस AACSB इंस्टीट्यूशन। और पिछले साल का अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल से प्लेसमेंट हमारे देखेंगे तो 50 लाख के ऊपर का हमारा हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है और लगभग 1000 से ज़्यादा कंपनियां बच्चों को प्लेसमेंट के लिए हायरिंग करने आ रही है। इसलिए हमने हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है IBS एप्टीट्यूड टेस्ट जो दिसंबर 26 तारीख को होगा, जिसके लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। बच्चे ऑनलाइन वेबसाइट में जा सकते हैं ibsindia.org और अप्लाई कर सकते हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र के चटर्जी गली में रहने वाली NGO से जुड़ी महिला अरुणिमा मिश्रा को कल रात मोबाइल WhatsApp पर कॉल कर एक कॉलकर्ता ने स्वयं को IPS अफसर बताकर धमकी देते हुए उससे रकम व अन्य महिलाओं का नंबर मांगा। इसकी शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने मामले की जानकारी साइबर सेल को सौंप दी है। धमकी देने वाले ने स्वयं को क्राइम ब्रांच में पदस्थ होना बताया। पुलिस ने मामले को साइबर सेल को सौंपा है। अचानक कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात में 10-10:30 के करीब एक कॉल आया WhatsApp पे मुझे और मैंने पुलिस की वर्दी में देख करके कॉल उठा लिया क्योंकि पुलिस वालों से हमारा अक्सर काम NGO में हूँ तो मेरा काम अक्सर बढ़ता रहता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है शायद मेरी पहचान का हो करके, इसलिए मैंने कॉल रिसीव कर लिया। और रिसीव करने के बाद फिर पता चला कि वो मुझे धमकी दे रहा है कि आपकी कुछ अनलीगल चीज़ें हैं मेरे पास जो थाने तक संबंधित थाने तक पहुंचाई जाएंगी, आपको बदनाम किया जाएगा, आपके पति तक पहुंचाई जाएंगी और आपकी शादी भी टूट सकती है, आपका घर भी टूट सकता है, इस टाइप की धमकी देने लगा। तो मैं बोली कि ठीक है, सब फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, जो भी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें आगे मुझे बताइए। तो फिर उसने कहा कि आप पैसे दीजिए और पैसे के उस पर मैं इस केस को दबा दूंगा और आपकी बदनामी नहीं होने पाएगी इसमें। हाँ, स्वयं का परिचय उसने बताया कि मैं IPS अधिकारी हूँ, साइबर सेल से हूँ। मतलब वो खुद क्लियर नहीं था कि वो क्या है। कभी उत्तराखंड से बता रहा था, कभी फिर मैंने उनसे फोर्सफुली उससे पूछा कि आप किस थाने से हैं, कृपया मुझे बताएं। तो फिर उसने कहा कि मैं साइबर सेल से हूँ, अंकित गुप्ता। फिर बोलता है कि मैं IPS अधिकारी हूँ। तो मेरे पास वो है कि मतलब मैं ऊपर से आदेश है कि किसी की बहू बेटियाँ, कुछ बहन बेटियाँ अगर कुछ गलत कर रही हैं तो मैं उनको सचेत करूं, समझाऊं। तो इसीलिए मैंने आपको कॉल करके समझाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।